तो बच्चे एक बार मैं आपको पहले सारी बातें बोलता हूँ, हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या करा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सारी की सारी बातें आएंगी। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर दो कैटेगरी थी, एक था रेजिडेंशियल रूल निकालने और था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल रूल के अंदर कितने लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला गया था? चार। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एंड अदर्स। ये चार कैटेगरी में था। और फिर हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम करा था कि आरओआर के लिए क्या टैक्सेबल होता है, आरएनओआर के लिए क्या होता है और नॉन रेजिडेंट के लिए। मैं पहले रेजिडेंशियल रूल पर आता हूँ और मैं आपसे इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा क्योंकि इंडिविजुअल की बात ही चल रही है। मैं एचयूएफ पे आ रहा हूँ। एचयूएफ या तो रेजिडेंट होता था, नॉन रेजिडेंट होता था। रेजिडेंट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। और नॉन रेजिडेंट कब बन जाता था? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। और उसके बाद क्या देखा, अगर मान लो एचयूएफ रेजिडेंट बन गया तो फर्दर क्या देखा जाएगा बच्चे? आरओआर या फिर आरएनओआर। और आप मुझे बता दीजिए आरओआर बनने के लिए कितनी कंडीशन थी? दो, ए और बी। एंड लिखा था दोनों में, ए एंड बी। कंडीशन नंबर ए क्या थी? 730 days out of 7 previous year immediately preceding the relevant previous year. And condition number B, resident for at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous. और ये किसके लिए चेक करी जाती? कर्ता के लिए। अगर कर्ता ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो एचयूएफ आरओआर बन जाएगा, कर्ता ने सेटिस्फाई नहीं करी तो एचयूएफ आरएनओआर बन जाएगा। अदर कैटेगरी में भी सेम था। अदर्स में, अदर का मतलब फर्म, एओपी, बीओआई, उसमें क्या होता था? या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है। आरओआर वाला होता था? नहीं होता था, सिर्फ रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अंदर क्या लिखा था? इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। यानी कि भाई आप सारे केस में रेजिडेंट हो, बस अगर पूरा 100% बाहर हो तो नहीं। और नॉन रेजिडेंट में इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड। ठीक है जी। फिर हमने करा था कंपनी। कंपनी या तो रेजिडेंट होती है, नॉन रेजिडेंट होती। रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन थी, दोनों के बीच में और लिखा था। पहली कंडीशन थी रजिस्टर्ड इन इंडिया और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई करती रेजिडेंट बन जाएंगे। उसका नॉन रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन थी, दोनों के बीच में और था या एंड था। एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आपने दोनों सेटिस्फाई कर दी तो आप नॉन रेजिडेंट। फिर हम लोगों ने जब ये समझ लिया था आरओआर, आरएनओआर, नॉन रेजिडेंट कि कौन बनता है, तो हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम करा था। क्या मुझे बता सकते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम के कुछ थंब रूल्स थे? आपको याद होगा हम लोग पर्टिकुलर लिखते थे आरओआर, आरएनओआर एंड नॉन रेजिडेंट। थंब रूल नंबर 1, any income received in India or deemed received in India is taxable for all. दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, any income accrued in India or deemed accrued in India is taxable for all. तीसरी, income earned by ROR whether in India और आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। ये सारी बातें हमने करी थी। फिर हमने काफी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी करे थे कि अक्रूड आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मुद्दे की मेन मेन बातें अगर बताऊं, हमने बात करी थी कि रिसीव्ड और रेमिटेंस में फर्क होता है। याद है? रिसीव्ड होता है फर्स्ट रिसिप्ट और रेमिटेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, चाहे मैं पहले रिसीव कर चुका हूं फिर ला रहा हूं, वो मैटर नहीं करेगा। रिसीव का हो रहा है वो मैटर कर रहा था। ठीक है, और एक जो पॉइंट भी बच्चे अटकते हैं वो पॉइंट ही बोलूंगा बस। एनी इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। आरओआर के लिए क्या होता है? आरएनओआर। एग्जैक्टली, टैक्सेबल होता है आरएनओआर। नॉन रेजिडेंट के लिए नॉन टैक्स। जितना डेटा हमने करा था, हाँ जी। एग्रीकल्चर तो काफी पॉइंट थे, चलो बोल देता हूँ। एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया exempt, exempt, exempt. Agricultural income earned on agricultural land outside India taxable, non-taxable, non-taxable. Gift received from relative exempt, exempt, exempt. Gift from non-relative up to 50,000, up to 50,000 exempt, exempt. क्योंकि नॉन रिलेटिव से ना बच्चे 50,000 तक का मिल जाता। हो सकता है बस रेजिडेंशियल खत्म होगा, फिर हो सकता है 10 से स्टार्ट करे तो गिफ्ट से स्टार्ट हो। आइए, और क्या बात हुई थी हमारी इसमें? क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी यही बात थी? बहुत अच्छी बात है जी। आइए अब दोबारा से इंडिविजुअल पे चलते।
अब जो आपका टेबल आएगा, जितना भी इंडिविजुअल की बातें है ना, सारी की सारी इस टेबल में। हम्म वहां आएगा ये। और अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने आपको बोला था कि अभी ना लिखना मत कुछ, ठीक है बच्चे। एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या फिर, बेटे सरकार एक कॉन्सेप्ट ले आई कि नहीं नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट लाएंगे और हम बोलेंगे कि नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, एक और कॉन्सेप्ट लाएंगे डीम्ड रेजिडेंट। यानी कि सपोज करो कि अगर एक बंदा, मैं बोलूं तुम्हें 10 दिन इंडिया में रहा है, तो तुम सीधा सीधा मुझे क्या कहते हैं, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट। लेकिन अब आप सीधा सीधा नहीं बोल सकते। सरकार कह रही है कि एक और कॉन्सेप्ट होता है, हम डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट ले आए। और डीम्ड रेजिडेंट कौन से सेक्शन में, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। और कौन बन सकता है डीम्ड रेजिडेंट, आइए देखते हैं। सुनिएगा एक बार ध्यान से। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, रादर आई शुड से सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो भाई, तुम इंडिया में कितने दिन रहे, मैं आपको कह रहा हूं 10 दिन। तो तुम्हारी अभी तक जो नॉलेज है, तुमको ये समझ आ रहा है भाई, ना तो ये 182 डेज फॉलो कर रहा है, ना 60 डेज कर पा रहा है, तो ये नॉन रेजिडेंट बन रहा है। और मैं फर्दर आगे बात बता रहा हूं कि सिटीजन ऑफ इंडिया whose total income एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, आप इतना समझिए, मतलब उसकी भारत देश की, मैंने एक्सक्लूड क्या कर दी, फॉरेन इनकम। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा क्या बोल रहा हूं, वट एवर ही इज इनकम इज इन इंडिया, इफ इट एक्सीड्स 15 लाख। आप इंडिया में 10 दिन रहे, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हाँ जी। आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और आपकी टोटल इनकम किस अमाउंट से ऊपर है, 15 लाख से, इंडिया वाले, है ना, इंडिया की इनकम निकालनी पड़ेगी। एंड हु इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, मतलब आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट नहीं है। कैसे सर, तू 40-40 दिन रह रहा है भाई, 8 कंट्री के अंदर, 9 कंट्री के अंदर। मान लो इंडिया वाले प्रोविजन सारी कंट्री फॉलो कर रही है, और आप अगर 40-40 दिन रह रहे हो, तो अगर तुम 9 कंट्री में रह रहे हो, तो कह सकता हूं 360 दिन हो गए मोटा मोटी, आप तो कहीं के भी रेजिडेंट नहीं बने। तो सरकार क्या कह रही है, हम आपको अपना रेजिडेंट बना। बात इतनी सी है, अगर तुम कहीं के भी रेजिडेंट नहीं हो, ठीक है, तो चांसेस है तुम इंडिया के रेजिडेंट हो। समझ रहे हो? अगर तुम बोलो अरे सर मैं तो कनाडा का रेजिडेंट हूं सर, उनके रूल्स के हिसाब से, तो मैं नहीं घुस सकता इसमें। तो कौन, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज, छोटी सी बात, आप क्या होने चाहिए बच्चे, इंडिविजुअल। दूसरी बात, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आप यूएस के सिटीजन है और आप कहीं के भी नहीं है, तो मेरा कंट्रोल थोड़ा है। समझ रहे हो? तो मेन चीज क्या है, जैसे तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, तो यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड योर टोटल इनकम इन इंडिया एक्सीड्स हाउ मच। और आखिरी बात, यू आर रेजिडेंट ऑफ नो अदर कंट्री। और अगर ऐसा है ना जी, तो भारत देश में आपका स्वागत है, आप डीम्ड रेजिडेंट। अरे सर हम 10 दिन रहे, आप डीम्ड रेजिडेंट हैं। और अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बन गए, तो आपका अगला सवाल आएगा, सर फिर इंडिविजुअल का तो फाइनल कंक्लूजन होता है ROR RNOR। डीम्ड रेजिडेंट वाले रास्ते से अगर आप आ रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या बनेंगे, और फर्दर चेक नहीं करा जाएगा तुम्हारे क्या दिन है क्या नहीं है। अगर आप डीम्ड रेजिडेंट वाले दरवाजे से आ रहे हो, तो आप RNOR ही कहलाओगे, ROR नहीं। तो आप ये समझिए कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, गवर्नमेंट किन लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं।
पहला तो भाई कुछ तो इंडिया से कनेक्ट होगी, सिटीजन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, इंडिया का कनेक्ट क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड यू आर रेजिडेंट ऑफ नो अदर कंट्री, और इंडिया में कमा रहा है तू, तो उधर वो नॉन रेजिडेंट क्यों बोलूं, डीम्ड रेजिडेंट। कहिए, क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। तो एक इंसान, जैसा कि आपको पता है, रेजिडेंट बनने की कंडीशन बताना बच्चे, दोबारा से आप बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। और मोर, है ना, 182 days और मोर आउट ऑफ, सॉरी, इन द रेलिवेंट प्रीवियस, तो 182 days वाला था। और इन दोनों के बीच में और था 60 days और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, एंड 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस। या तो आपका ये होता था। और आपको याद होगा कि इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस करी थी। एक इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ द शिप, तो उस पर रूल नंबर भी नहीं लगता था। लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया and who leave India for the purpose of employment और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर अगर वो क्या है बच्चे, क्रू मेंबर ऑफ अ, यहां तक क्लियर है? दूसरी कंडीशन आप बता दो। एक इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, एंड ही, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं बात को, ठीक, हाँ बोलो। क्रू मेंबर को डीम्ड रेजिडेंट अभी देखेंगे, क्रू मेंबर की बात अभी नहीं बोल सकता कुछ। एक इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड इफ ही विजिट्स, अब आगे एक लाइन लिखवा रहा हूं जो आपने नहीं लिखी, हिज टोटल इनकम इज अप टू 15 lakhs। ये बात आपने नहीं लिखी, आज वो टाइम आया तो बाइफरकेशन बनाने की जरूरत। हिज टोटल इनकम, और कौन सी वाली, इंडिया की भैया, सेम वही लैंग्वेज, आप अभी मत लिखो, टेंशन मत लो, नहीं लिखना। हाँ ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया होगा लिखना है तो नहीं लिखना, पूरा टेबल होगा, यही फाइनल टेबल होगा, आपको कोई टेबल इससे पहले का रेफर करना ही नहीं होगा। पहले की नोट्स कैसे लिखती है 10 सेकंड बाद प्रोसेस करा कि अभी तक सारे नोट्स ऐसे ही हो गए, तो स्टेजेस है ना, फाइनल वो है ना। तो बेसिकली आपकी टोटल इनकम क्या कर दी मैंने, तो ऊपर नहीं है, अप टू 15 लाख, 15 लाख। फिर से बोलता हूँ सुनिए, कंडीशन नंबर बी इन दो लोगों पे नहीं लग रही। मेरे को पहले के अंदर कोई मॉड्यूलेशन नहीं करना, उसका एनालिसिस पहले ही खत्म हो चुका। मेरे को विजिट वाले को पकड़ना। अगर एक इंडिविजुअल वो जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और अगर वो विजिट करता है और उसकी टोटल इनकम इंडिया में कितनी होती है, तो उस पे रूल नंबर बी लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, यही तो है। लेकिन अगर 15 लाख से ऊपर हो गई तो, हाँ जी, डीम्ड नहीं है मुझे। सुनिएगा एक बार, अप टू 15 लाख है, तो भाई तू बच गया। आप इंडिया विजिट कर रहे थे, आप इंडिविजुअल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हो, आपने विजिट करा, आपकी टोटल इनकम कहां पर, इंडिया बाहर, इंडिया में 8 लाख है, तो भैया बच गए। यानी कि आपके ऊपर कंडीशन नंबर बी नहीं लगी। लेकिन अगर 15 लाख से ऊपर हो गई तो आपके ऊपर मॉडिफाइड रूल भी लगे। मॉडिफाइड रूल भी मतलब ये कि अगर तुम्हारी इनकम 16 लाख लगी ना, तो क्या तुम्हारे ऊपर रूल भी लगेगा? हाँ लगेगा, बस इसमें ये जो 60 दिन वाला है ना, ये 120 हो जाएगा और 365 से।
बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लो। बस इतना समझ लो, अगर 15 लाख से ऊपर हो ना तुम, तो आपको रूल बी से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपके ऊपर रूल बी हट जाएगा, चाहे पर मॉडिफाइड रूल बी। ठीक है बच्चे? सर ये आप क्या बोल रहे हो? अब आप बड़े ही प्यार से, मैंने जो डेटा बोलना था बोल दिया, लेकिन अभी 10% एनालिसिस आना है। अब हम एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं, दिस इज फाइनल कंक्लूजन। आपने जब शुरू करा था, तो आप मुझे बता दो, क्या आपने ये कंडीशंस से आप फेमिलियर हो? दिस इज बेसिक कंडीशन। कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर, क्या आपको ये दोनों कंडीशन समझ आ रही है? फिर एडिशनल कंडीशन थी, कंडीशन नंबर ए, और दोनों के बीच में क्या था? एंड कंडीशन। कंडीशन तो याद है आपको? अभी अलग अलग केसेस बने, और मैं जो आपको केस बताऊंगा आप सिर्फ वही देखेंगे। अगर आप एक सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, एंड यू आर लीविंग इंडिया, किस पर्पस के लिए? और एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप, तो आप मुझे बताओ, क्या आपके ऊपर कंडीशन नंबर ए लगता है? क्या आप पे कंडीशन नंबर ए लगता है? लगता है। क्या कंडीशन नंबर बी लगता है? नहीं लगता। तो अगर आपने वन सेटिस्फाई कर दी, तो फिर फर्दर क्या दिखाया जाता है? आर ओ आर या आर एन ओ आर? तो यही लिखा है, एंड इफ बोथ वन एंड टू आर सेटिस्फाइड तो आर ओ आर, अदरवाइज आर एन ओ आर। इफ ईदर वन और टू आर सेटिस्फाइड, या नीदर वन और टू सेट, तो आर। तो ले दे के वही लिखा हुआ है ना बात। दोनों सेटिस्फाई करनी है तो आर ओ आर, नहीं करी तो आर एन ओ आर। क्या आपको ये वाला क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है जी? अब अगले पर आते हैं। इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया। अभी वही था ना सेकंड पॉइंट, विजिट इंडिया। और अब बस क्या निकाल दिया मैंने? हैविंग टोटल इनकम अप टू 15 लाख है जी। अप टू 15 लाख। तो क्या इस पे कंडीशन नंबर वन लगती है? लगती। क्या कंडीशन नंबर टू लगती है? नहीं लगती। और ये आपने लिखा तो है। और चलिए काम करिए, जहां हमने लिखा था वहां अप टू 15 लाख लिख लो, जहां हमने स्टार्टिंग से लिखा था ना। एग्जैक्टली exactly. तो जो दो पॉइंट जब लिखे थे एक्सेप्शन, वहां पे बस आगे लिख दो, टोटल इनकम इन इंडिया अप टू 15 लाख। क्योंकि उसमें तो कोई ऐसा कोई एनालिसिस इतना लंबा नहीं है। ना एडिशनली हमने एक्सेप्शंस लिखी थी। वो बी वाले में, हाँ, बी की एक्सेप्शन लिखी थी, जिसमें पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी विजिट इंडिया। आपने वहां पे लिखा था इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया पर्सन विजिट्स इंडिया, उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। विजिट इंडिया के आगे दोबारा से डैश लगा के टोटल इनकम इन इंडिया अप टू 15 लाख। टोटल इनकम इन इंडिया अप टू 15 लाख। तो अगर आप उस कैटेगरी के बंदे हो, हाँ हाँ, विजिट इंडिया ही। तो सर जैसे वो 15 लाख इंडिया से कमा रहा है, इंडिया से, ठीक है, नहीं कमा रहा। और बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे पहले इनकम निकलवाएगा। इनकम आएगी 14,50,000, फिर बोलेगा रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, कि वो बंदे ने विजिट करा था, उसने इंडिया में ये कमाया। दोनों कनेक्ट तो कराएंगे। समझ रहे हो? आपने वो जो कंप्यूटेशन सीखी, पहले वो आपको 6-7 पॉइंट देगा, इसने डिविडेंड यहां से कमाया, यहां से कमाया, गिफ्ट मिले, एग्रीकल्चर। फिर आपका एक कंक्लूजन आएगा कि इस बंदे ने ये इनकम है। सारा डिडक्शन वगैरह करके, हाँ, ठीक है। नहीं इतना लंबा नहीं, 4-5 पॉइंट आएंगे। ठीक है। और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने विजिट करा है तो वो अप टू 15 लाख है। पर अभी इतना मत सोचिए यार। आप मुझे इतना बताइए, सिटीजन, विजिटिंग इंडिया, और टोटल इनकम अप टू
तो पहली कंडीशन तो लगती है, दूसरी वाली नहीं लगेगी। तो अगर पहली सेटिस्फाई कर दी तो आगे तो वही है ना, ROR या फिर RM। दिक्कत वह है जी, तो पहले आप मुझे बताइए ये क्लियर है। अब सुनिए, अगर एक सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर उसने विजिट करा इंडिया में और उसकी टोटल इनकम एक्सीड हो गई, तो क्या उस बंदे पे रूल नंबर ए होता है? हाँ बेटे हाँ होता है। क्या रूल नंबर ए होता है? हाँ जी होता है। क्या रूल नंबर बी होता है? देखो कम इनकम थी तो नहीं होता था, ज्यादा है तो होता है, और वो है मॉडिफाइड रूल। एंड दैट इज, वो जो 60 डेज था वो आपका 120 डेज हो गया, और 365 की वही बात। हाँ, इसका मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया, आप अगर विजिट करते हो और तुम्हारी इंडिया में करोड़ों की इनकम है, तो बात ऐसी है आप पे रूल ए भी है और रूल बी जो है वो मॉडिफाइड रूल भी है। पहले आपको ये बात रजिस्टर हुई? हाँ जी, नहीं आप सुनिए ना, ए और मॉडिफाइड रूल भी समझ आया। अब अगर ये बंदा 150 दिन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बेसिस पे तो नहीं बन पाएगा ये रेजिडेंट। किसके हिसाब से बन पा रहा होगा? मॉडिफाइड रूल बी। तो भाई अगर तुम मॉडिफाइड रूल बी वाला सेटिस्फाई कर रहे हो ना, तो तुम RNOR ही कहलाओ बाय डिफॉल्ट, जैसे वो डीम्ड रेजिडेंट था ना। तो अगर तुम मॉडिफाइड की वजह से रेजिडेंट बन रहे हो तो तुम RNOR। लेकिन अगर तुम 200 दिन रह गए, यानी कि अगर तुम कंडीशन नंबर ए की वजह से, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुमने विजिट करा है, 70 लाख इंडिया में इनकम है, और तुम कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ये एरो यहां जा रहा है जी। तो दोनों कंडीशन देखूंगा ROR बनने के लिए। बात इतनी सी है, कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहे हो तो मतलब भाई अच्छे खासे दिन रह रहे हो, तो ए और बी ROR के दोनों है। लेकिन अगर मॉडिफाइड की वजह से आ रहे हो तो RNOR। बात अगर आपको कंक्लूडिंग बताऊं, सरकार ने दो प्रोविजन डाले। एक डाला डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट की वजह से बन रहा है तो RNOR बना दूंगा सीधा। एक निकाला मॉडिफाइड रूल बी, मॉडिफाइड रूल बी की वजह से बन रहा है तो भी RN। लेकिन अगर कंडीशन नंबर ए से कर रहे थे तो तुम ROR पूरा दिन। आपको समझ आई बच्चे? एंड तो अब आपको ये भी समझ आ गया, और ये समझ आ गया था डीम्ड रेजिडेंट वाला। तो सर ये क्या बच गया? ये बाकियों के लिए बच गया बच्चे। अगर आपका केस आगे किसी में भी फॉल नहीं कर रहा, क्वेश्चन कुछ नहीं बता, तो नॉर्मल लगेगा ना, ए और बी और हो गया तो वो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले वो पर्सन ने विजिट करा है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोले कि वो जॉब के लिए गया है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोले कि वो कहीं का रेजिडेंट नहीं है, तो वो डीम आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। तो अगर अब आप इस टेबल को समझे, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बार। ये एरो का रोल है बच्चे, क्या मैं फर्स्ट वाले को 1 मिनट देना बस। तो ये जो सेकंड कॉलम है ना बच्चे, देखो फर्स्ट वाले कॉलम में ना सिर्फ कंडीशन लिखी हुई, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में ना कोई कंक्लूजन नहीं। अगर आप इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा हैवी वाला पोर्शन इसी में आ रहा है। ये मैंने इधर से लेके इधर तक सिर्फ कंडीशन लिखी, इसमें कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई जनरल कोई नहीं। कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा। कॉलम नंबर 2 आप कह सकते हैं रेजिडुअरी, यानी कि अगर आप कॉलम नंबर 3 के भी नहीं हो, 4 के भी नहीं हो, 5 के नहीं हो, 6 कॉलम के नहीं हो, तो तुम ऑटोमेटिकली कौन से कॉलम के हो? जैसे कि अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको कॉलम नंबर दिख रहा है ना? एक बंदा है, वो 10 दिन इंडिया में रहा है, और
टोटल इनकम 70 लाख इंडिया में और कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है, कौन से कॉलम लगाओगे आप उसमें? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? he is a he stayed in India for 10 days. He has a total income in India 70 lakhs and he is a resident of no other country. Can I say this is a specific situation? So column number 2, 3, 4, 5, 6. हाँ जी, डीम्ड वाला हुआ ना, तो कॉलम देखो ना, छठे में ही तो लिखा है डीम्ड रेजिडेंट। छठा वाला कॉलम देखो ना एक बार। इसमें आ रहा है ये? ठीक, अगला सुनिए। एक इंसान है, he left India for the purpose of job during the current year. Which column? ये कॉलम नंबर यहाँ लिखे हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, इसको देख के बताइएगा। थर्ड वाला, नौकरी छोड़ के जाओगे, उसे मेरे को इनकम इनकम नहीं देखनी किसी की, एग्जैक्टली पर्पस देखना है, यू आर लिविंग इंडिया। थर्ड कॉलम, एक इंसान है, उसने विजिट करा इंडिया में, एंड पूरा सुन लीजिए, ही विजिटेड इंडिया, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया में 3 लाख कमाता है वो, एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज अप टू 15 lakhs, 40 लाख कमाता है वो इंडिया में। और बेटे अगर किसी में भी नहीं आ रहा तो फिर वो सेकंड वाले में आ जाएगा ना बेटे, मैं नॉर्मल आपको बस बता दूं, ठीक है? अगर वो किसी में भी नहीं आ रहा होगा, जनरल दे रखा होगा, तो वो आपका नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है। और एक चीज और बस आखिरी बोलूंगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ROR के लिए। ये वाला बंदा भी कहां पर आ रहा था? यहीं आ रहा था। ये वाला भी यहीं आ रहा था। लेकिन 15 लाख से अगर ऊपर हुई और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी तो तुम सीधा ही आ जाओगे, और अगर नहीं करी तो तुम नीचे वाले से आए तो। समझ आ रहा है? वोट डेटा है, लेकिन इस टेबल के अंदर अगर आप उस पॉइंट्स को डाल देंगे क्वेश्चन के तो आपका सॉल्व हो। क्या आप इसको लिखना चाहेंगे या आप घर पे लिख लेंगे? लिखना चाहेंगे। लिखना चाहेंगे, घर पे लिखना चाहेंगे? लिखना चाहेंगे। लिखना चाहेंगे, लिख दोगे? बहुत सारे यार, थक जाओगे आप। अभी लिख लेगा मैं, तो जो लिखा है वही क्यों नहीं पढ़ लेता? लिख लो, एक बार लिख लो, क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट आगे ना चला जाए। सर, हाँ जी। वो ये नोट्स भेज देना एक बार आफ्टर क्लास। हाँ, इसमें टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। ओके सर, भेज दीजिए। 1 मिनट रुक जाना इस साथ, नो इंटरनेट। 1 मिनट बच्चे बस। वैसे जो फाइल पहले भेजी थी सेम ही थी, पर फिर भी रेज जी, एनी डाउट्स? नो स्टडी, नो डाउट्स? नहीं नहीं यार, आप तो पढ़ाई करते हो, तो तुम्हें रैंक क्यों इधर भाई? मैं पास हो जाऊंगा। चलिए बच्चे, लिख लो बच्चे, एरोज बना लेना बच्चों, एरोज में भी कहानी चल रही है। नहीं, वाईफाई का ना वो बिल आउटस्टैंडिंग है, वो भी फंड्स इशू चल रहा है। टेलीग्राम से ले लिया करो ना बेटे, अब ग्रुप ढूंढूंगा, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है बेटे। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप है, फिर वो कहीं रह जाता है, वो टेलीग्राम इज बेस्ट। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता है आपको? सुबह पेरेंट टीचर मीटिंग गया, बच्चों की कैसे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसको कलर नहीं पता लगे, ऑरेंज की प्रॉब्लम का ब्लू कलर्स क्या उसको कभी याद नहीं हो रहे सारे। मैं पूरी बस के शायद बहुत ज्यादा हो रही हम्म। दिख रहे बच्चे नहीं, पहले वाले नोट्स और वैसे करोगे पूरे। ओके, ये भी थोड़ा थोड़ा बच रहा है रे। है। तो पहले पूरा हाँ क्योंकि इसको तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा भाई, सोच रहा हूँ क्या करूँ। हाँ, घर पर लिख लोगे? हम्म। नहीं नहीं, पूरा लिखना है एकदम। उससे बेटा मुझे सारा वो एकदम एकदम ऐसे। नहीं, एक पेज दो पेज छुड़वाए थे, फ्रंट और बैक। तो एक काम करना, घर पे लिख लोगे तो सही है अभी मुझे हाँ, पेजेस का छुड़वाया था individual पता। सारे पेजेस तो छुड़वाया ही था। छुड़वाए थे, आपको बताया तो था। हाँ, तो एक ही पेज ही तो है ये। आप फॉन्ट साइज छोटा करिए ना थोड़ा, बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो? वो एग्जामिनेशन के बाद हाँ, फोटो कॉपी चिपका। आपको तो याद ही होगा, आप तो अहेड रहते हो हमेशा क्लास। आप बता देना भाई, कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ मैं तो बीच में आप बता सकते हो, मतलब ना कि सर ये ऐसे नहीं होता है ऐसे। सुरेश जी लिख रहे हैं? नहीं, करवाई होता है मेरी ये भैया। डिपार्टमेंट क्लास में होगा। ओ माय गॉड। बच्चे एक ना, आपको याद है हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा था, डीम्ड अक्रूड पढ़ा था। कुछ पॉइंट ना सरकार ने बोले कि भाई ये चीजें ना शैल नॉट बी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। मतलब सर बेटे सीधा रीड करेंगे और कंक्लूड करेंगे। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब मान लीजिए आप एक नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट के केस में नहीं, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो तो मैं ये मान लूंगा कि ये चीजें नॉट डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, मतलब अक्रूड इन इंडिया नहीं। कौन कौन सी, पहला पॉइंट बताना क्या है? भाई एक बंदा है वो सिर्फ इंडिया से सामान खरीदता था, मान लो चाइना में एक बंदा है वो इंडिया से सामान खरीदेगा और आगे कहीं बेच देगा, तो क्या भारत देश को बोलना चाहिए नहीं नहीं तुमने इंडिया से सामान खरीदा है, तुमने जो प्रॉफिट कमाया, तुम नॉन रेज हो, जो प्रॉफिट वो इंडिया में दो? नहीं, जस्ट आप प्रोक्योर कर रहे हो इंडिया से, तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल दूंगा इंडिया की वजह से कमाया, समझ रहे हो? ओनली इन केस ऑफ होम, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। आप मुझे एक बात बताइए, अभी अभी आपने देखा कि इंडिया में वो देखा एआई समिट चल रहा है बच्चे, है ना? देखा वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बेचारे, मतलब एकदम मतलब भाई पर ज्यादा ट्रोल हो जाते हैं यार, मतलब ठीक है बोल दिया खत्म करो, है ना? मतलब ऐसे तो भाई ये भी तो होता है, ऐसे ये एरिया हमारा है तुम्हारा है, चाइना इंडिया करती रहती है, वो तो कुछ नहीं आता, वो मतलब ऐसे ही कर दिया भाई उनको। आप टीचर टीचर को सपोर्ट करते हो बोला तो नहीं मतलब इट्स ओके, जो बोला है वो गलत है, ठीक है, बट मतलब एकदम ही ऐसे करता है यार बहुत ज्यादा, तो ना वो चीज है। नहीं ऐसा नहीं है, टीचर टीचर नहीं, बट मतलब वो है, ठीक है। तो एक बात बताइए, कलेक्शन ऑफ न्यूज, अब क्या चाइना भी अपने जैसे उनके रिपोर्टर्स ये चला रहे होंगे, देखो इंडिया में क्या होता है, रोबोट हमने बना रखा है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने बनाया हुआ है, कैसा हो सकता है?
हो सकता है कि और जो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी इंडिया में कुछ ना कुछ रहते होंगे कि इंडिया की न्यूज एआई समिट है जाओ, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिंग द न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। अरे भाई इंडिया के रिपोर्टर भी होते हैं ना, बाहर खड़े हैं, ठीक है, मोदी जी जब यूएस जाते हैं तो ऐसे इंडियन रिपोर्टर नहीं दिखाते, ठीक है, कि बेस्ट दोस्ती है इनकी, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर है, ठीक है, टैरिफ 200% लग जाता है बेटे को, ठीक है। मुद्दे की बात जो है, तो अगर जस्ट यू आर कलेक्टिंग द न्यूज इन इंडिया, देयर इज सम इवेंट, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स आए हुए हैं, आईपीएल कैप्चर कर रहे हैं, वर्ल्ड कप कैप्चर कर रहे हैं, और वो अपने न्यूज चैनल है, बाहर के न्यूज चैनल, तो आप ये बोलोगे तुमने इंडिया की न्यूज है तुम उससे कमा रहे हो, ऐसा नहीं। समझ रहे हो, जस्ट आप कोई न्यूज ले रहे हैं और वो अपने इंटरनेशनल चैनल पे जो भी कंट्री का हो, आप रिपोर्टर हो उधर के, और आपकी वो कंपनी कमा रही है, तो ऐसे थोड़ा ना बोल दिया जाए। क्लियर है बच्चे? शूटिंग ऑफ अ फिल्म, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया, ओ माय गॉड, क्या बाहर के लोग भी इंडिया में आते हैं शूट करने के एनी मूवी? कौन आते आते तो ठीक है, मूवी बताओ। हाँ तो ऐसे बोल रहे हो, मतलब आप ही फिक्स करा रहे हो सर, हैं? कोई मूवी है? मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। शिनचैन, शिनचैन मूवी, शिनचैन की मूवी आती है थिएटर में? पर शिनचैन अच्छा है या खराब है शो? बहुत खराब कहते हैं उसे। हाँ भाई, वो रील्स आ रही थी, शिनचैन को -5 कहते हैं 10 में से, कि इतना मतलब बोलने का तरीका बच्चों का बदल जाता है, रूड हो जाते हैं बच्चे। आपको तो हमारे टाइम पे तो वही आता पर था। आपको लग रहा है आपने बचपन में भी देखा तो है ना, देखा है ना, वो पता लग जाता है बेटे को। लेकिन मतलब कहते हैं शिनचैन जो है मतलब थोड़ा वो है। हाँ ठीक है, पर मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, नहीं वो नहीं देखती, एनाया नहीं देखती। पर वो ना मतलब और जैसे वो भी अच्छे शोज ही देखती है, डायना रोमा आता है। ये हमारे टाइम पे नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हमारा टाइम सेम ही है, मतलब ऐसा मतलब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या 18-19 साल के 2 साल का फर्क है बेटी। हाँ वो छोड़ो ना, आप मेरी भी बातों का भरोसा रखो आप। 2011, आप बन गए थे उसमें। आप बहुत बहुत ज्यादा बड़े थे उसमें। तुम लोग का बर्थ 2 साल की? मेरा अरे बहुत छोटे बच्चे हो यार, 2011 में तुम 2 साल की थी? अच्छा, 2006, तो 2005 बॉर्न हो, तो 2005 का मतलब 20 साल के ना हमारे लिए छह का। यार, मतलब एज। हाँ हाँ 8 बॉर्न हो, 2008 का मतलब क्या हुआ, कितने साल हो गए? अच्छा तुम कितने साल की हो? अभी तुम 18 की होगी? बात तो दिखने लगता। ओ भाई, अगली बार शांत करा देना। तुम माइनर होगी, बोलने की भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें तो क्लास में। अरे क्या बात है, गुड, ठीक है। अच्छा, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया, अगर आप कोई मूवी जो है, अगर वो इंडिया में उसकी शूटिंग हो रही है, तो वो जो प्रोड्यूसर है ना, अगर वो इंडिविजुअल है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, देखो आप नॉन रेजिडेंट तो हो ही हो, लेकिन आप सिटीजन भी नहीं होने चाहिए, तो हम आपको माफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर एक फर्म है जो कि शूटिंग करने आ रहा है, तो उसके सारे के सारे पार्टनर शुड नॉट बी सिटीजन, आई मीन आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए। और अगर आप कंपनी हो, तो आपका कोई भी शेयर होल्डर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं। थियोरिटिकल बात है बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता लगता कौन से पॉइंट से क्या बनकर आ जाए। बाहर वालों ने ये सब कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया। आखिरी बात, अच्छा एक बात बताइए, आप सब बच्चे समझते हो डायमंड्स होते हैं? क्या डायमंड्स खरीदे जाते हैं या कोई ना कोई एग्जीबिशन होता है जिसमें डिस्प्ले भी करा जाता हो, हमारी कंट्री में ये रिजर्व्स का ये डायमंड मिला? एग्जैक्टली। सो आपको पता है कई बार होता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट है
और उसको कुछ इनकम हो रही है, क्यों इनकम हो रही है? बिकॉज हिज एक्टिविटी इज टू डिस्प्ले द रफ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स। अबे कौन से हैं, हमें क्या करना है इसका? बाहर के कुछ लोग आएंगे, अपने डायमंड्स डिस्प्ले करेंगे, वो कह रहे हम क्यों आए, हम क्यों खर्चा? मैंने कहा मैं पैसे दूंगा, सरकार उन्हें पैसा दे। ठीक है, तो उनको जो इनकम हो रही है, क्या वो अक्रूड इन इंडिया माना जा रहा है या नॉट अक्रूड इन इंडिया? नॉट अक्रूड। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉट अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या था बच्चे? स्पेशल स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन। स्पेशली होगा, स्पेशल नोटिफाइड। हाँ जी, बता रहा हूँ। जैसे आपकी रफ बुक होती है ना, रफ डायमंड यार, अनकट डायमंड जब होंगे ना, मतलब एक, हाँ मतलब प्रोसेस नहीं हो रखे होंगे ना अभी। हाँ, मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? एक दो पॉइंट रह गए बेटे, और फिर खत्म आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटे अभी। क्या टाइम रह गया? गाने तो नहीं। दो तीन क्वेश्चन होंगे, मे भी अगली क्लास में एक दो क्वेश्चन। वैसे तो जरूरत नहीं होती, पर देखते हैं। ये वाला लिख लीजिए। आप ये वाला उधर भी लिख सकते हो। नॉट अक्रूड है ना जैसे ये, तो अक्रूड के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के दो तीन पॉइंट आ रहे हैं मुझे अक्रूड के, फिर खत्म। ठीक है, अब मैं अक्रूड पर आ गया भाई, वो जो सेक्शन 9 था ना। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात सुनिए, एक बात बताओ, अगर मान लो तुम एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो क्या इंडिया में ही वो जॉब हो सकती है, वो तुम्हें बाहर भी भेज सकते हैं? बाहर बहुत ही कम चांस होगा, पर बाहर भेज सकते हैं। तो आप जब बाहर जाओगे, तो आपको 6 महीने के लिए बाहर भेजा गया, तो आपने मेहनत कहाँ करी? बाहर करी, ऐसे जनरली। सो आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि वो अक्रूड इन इंडिया है या अक्रूड आउटसाइड इंडिया? हालांकि आपकी नौकरी तो यहीं की है, पर आप हो सकता है कई सालों से बाहर हो, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं मेहनत पे जाना चाह रहा हूं कि आप बाहर मेहनत कर रहे हो, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो बाहर कर। सो इट इज अक्रूड इन इंडिया और अक्रूड आउटसाइड इंडिया। बट सरकार ने बोला भाई हम तो इसे डीम्ड अक्रूड इन इंडिया मानेंगे। बस अब आप एक बार कंडीशन सुनिएगा, आपको जो इनकम हो रही है क्यों हो रही है? सैलरी। कीवर्ड क्या है? नौकरी, सैलरी। किससे मिल रही है? प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी बात। आपने सर्विसेज कहाँ दी है? आउटसाइड इंडिया, इज डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। आप सोच के देखिए, आप बाहर रहते हैं, सरकारी नौकरी है आपकी यहाँ की, ठीक है, पर आप बाहर रहते हैं और सरकार आप ही को टैक्स लगाने पे लग रही है, मेहनत तुम बाहर कर रहे हो। तुम्हारे हिसाब से अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो जाता, तो हो सकता है तुम बच जाते, अगर तुम RNOR हो चुके होते तो। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि क्या मान लूंगी इसको? डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। अब आगे सुनिए, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा किसको? ये जो जितना, सुनिए एक बार, ये जो इंडिविजुअल है क्या होना चाहिए? मुझे एक चीज पहले बोलनी चाहिए थी, कंडीशन क्या क्या है? सैलरी इनकम, जिसको मिल रही है वो कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया। किससे मिल रही है? गवर्नमेंट से। सर्विसेज कहाँ दी? आउटसाइड इंडिया। और पैसा भी कहाँ मिल रहा है? ये सारी कंडीशन अगर हो रही है, फिर भी सरकार आपको क्या बोलेगी? डीम्ड अक्रूड। पहली बात, क्या आपको समझ आई पहले बात? अब बेटे लोगों ने बोला यार ये तो बहुत ही गलत बात है, तो डीम्ड अप्रूव नहीं है, तो फिर उसका डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यूर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको सैलरी मिल रही है क्योंकि आप बाहर काम करते हो और आपको सैलरी भी बाहर मिल रही है, तो सरकार क्या कह रही है? इसे डीम्ड अप्रूव्ड इन इंडिया कर दें। इससे लोग बहुत नाराज हो गए थे, सरकार ने बोला नाराज मत हो, एग्जेम्पशन दे दे। और वो एग्जेम्पशन क्या दी? सेक्शन 10 सब सेक्शन 7, all allowances and perquisite received outside India will be exempt। जिन बच्चों का सैलरी हो गया वो समझ जाएंगे, सारा का सारा सामान अलावेंस और परक्विजिट ही तो होता है। जिनका नहीं हुआ, वो आप समझो कि ऑलमोस्ट आपकी अलावेंस और परक्विजिट के नाम से सैलरी मिलती है, और वो सारा का सारा क्या कर दिया? पहले सारा का सारा डीम्ड अप्रूव्ड कर दिया, फिर जब सैलरी मिलती है ना जिस नाम से मिलती है, वो सारे के सारे नाम मोटा मोटी आ गए कि वो एक्सेप्ट। मुझे बताइए, क्लियर है? इसके ऊपर कई बार आ जाता है बच्चे को। देख,
अगर मैं देखो स्टार्टिंग से बोलूं, मान ले तेरी नौकरी कहाँ लगी हुई, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, और तू आजकल कहाँ काम कर रहा है, बाहर काम, एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और तेरे को जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी का ही मिल रहा है, ठीक है, और रिसीव भी कहाँ हो रहा है, आउटसाइड, सो इट इज कॉल्ड डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। लेकिन फिर सरकार एक एग्जेम्पशन ले, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया तो है ये, लेकिन सरकार कहती है कि आपको जो भी अलाउंसेस एंड परकेजेस मिलेंगे, जिनको नहीं पता वो याद रखना, वो क्या हो जाएंगे बच्चे, एग्जाम। और ये भी ध्यान रखना कहां पर, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड। क्या ये बात आप लिखना चाहते हैं डीम्ड अक्रूड में, लिख लो तो सही। डीम्ड अक्रूड की लिस्ट बनी हुई थी ना, क्या क्या लिखा था हमने, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। उल्टा नहीं होगा, कोई उसके ऊपर नहीं है तो नॉर्मल रूल लगाओ, कोई वो नहीं। फर्स्ट वाला भी लिख सकते हो, वैसे लिख लो, कुछ मैं समझाने का नहीं है, फर्स्ट पॉइंट भी लिख लो, फिर एक पॉइंट तुमको ना डिक्टेट करना, फर्स्ट पॉइंट भी लिख लो, ऐसे ही लिख लो एज इट इज। परक्यूसिटी ना काइंड में सैलरी हो, जैसे आपको महीने का 50,000 तो मिल रहा है, पर आपको एक गाड़ी, एसी, टीवी, फ्रिज नहीं, परक्यूसिट परक्यूसिटी होता है ऐसा कुछ।
क्वेश्चन हो गया क्या? देखा तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है। हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 क्वेश्चन अभी हो जाएगा पास। नीचे वाला लिख लो, फिर नीचे वाला समझाऊंगा। फर्स्ट वाला भी हाँ, फर्स्ट वाला भी लिख लो। तो पेज छोटा वहां पे हम्म 6.6 भाई सीक्वेंस में ये सारे डीम्ड अक्रूड के पॉइंट्स है, इनसे कभी आता नहीं है, बट ये बहुत ही मतलब ऐसा रहता है कि हाँ, कभी 30 अटेम्प्ट में कभी एक बार आ गया तो क्या दोस्त। हाँ, मिसलेनियस वाला तो वो था कि नॉट अक्रूड, स्पेशल नोटिफाइड जोन। जी साहब, एक लास्ट वाला भी लिख लेना फिर ना, थर्ड वाला। लिख लिए बच्चे? जो नीचे वाला पॉइंट है ना, थर्ड वाला, इसमें ये समझना, देखो हम इंडिया में गिफ्ट देते हैं ना, तो वो टैक्सेबल होता है। अगर आप जैसे, मैं आपको भी गिफ्ट दे दूं 1 लाख रुपए, तो रिलेटिव नहीं है ना, तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप जैसे मान लो बाहर घूमने जा रहे हो और आपने बाहर किसी को गिफ्ट दिया, तो वो तो इंडिया की वो नहीं बनती ना कि भाई आपने अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो, उधर जाके आप गिफ्ट दे रहे हो तो भी टैक्सेबल हो जाए। अब वो हो रहा है, कैसे हो रहा है आप समझिएगा। एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय RNOR, ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। गिफ्ट रिसीव कौन कर रहा है बच्चे? RNOR, या फिर कौन बच्चे, और किससे मिल रहा है? फ्रॉम अ रेजिडेंट इंडियन। रेजिडेंट मतलब भाई जिससे मिल रहा है वो ROR भी हो सकता है और वो RNOR भी हो सकता है। तो कभी भी अगर सिर्फ रेजिडेंट लिखा होता है ना, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट जनरली बता रहा हूं। गिफ्ट रिसीव किसको हो रहा है? RNOR को, या फिर फॉरेन कंपनी। और किससे मिल रहा है? रेजिडेंट से। विल बी डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो गिफ्ट रिसीव हो रहा है, ये किधर रिसीव हो रहा है जी? आउटसाइड इंडिया। तो बेसिकली इसको भी डीम्ड अक्रूड इन इंडिया बोल दिया गया है। और द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट एक्सीड्स 50,000, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आप रिश्तेदार के घर ही गए हो, मतलब समझ रहे हो। मैं यहाँ ये तो नहीं बोल रहा ना कि ये जो आपस में जो दे रहे हैं वो रिलेटिव्स हैं। तो आप सिर्फ इसको लिख लीजिए, अदर सोर्स होगा तो आपको बेटर समझ आएगा। बस आप इतना समझिए, आप गिफ्ट दे रहे हैं, किसको गिफ्ट दे रहे हैं? RNOR या फॉरेन कंपनी, ठीक है। और कहाँ गिफ्ट मिल रहा है इसको? इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया। तो भाई अगर 50,000 से ऊपर है तो डीम्ड अप्रूव्ड इन इंडिया बोल दिया, पूरा हो जाए। वो मदर सोर्स में देखिए, 1 रुपए बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ लर्न करने के पॉइंट है, बाय चांस अगर कोई गलती से भी एक पॉइंट आ जाए तो वो। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा और फिर उसके बाद बस हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आपको पता है बच्चे, एक क्रू मेंबर ऑफ अ शिप की बात हुई थी ना हमारी, हेडिंग डाल लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट का पॉइंट है, फिर क्वेश्चन है। क्रू मेंबर ऑफ शिप, इसका क्या एनालिसिस है मेरे को वो नहीं कराना, मेरे को आपको ये बताना है कि जब ये क्रू मेंबर जो होते हैं,
क्या मैं कह सकता हूँ ऑफ अ शिप में, क्या मैं कह सकता हूँ ये शिप के थ्रू भाई बाहर जाते होंगे भाई, और ऐसे फिर शिप घूम के वापस भी आती होगी? बिल्कुल आती। तो ये जो इसमें जो जो भी लोग जाते हैं ना, ये शिप के अंदर ना एक ना रजिस्टर हो, उस रजिस्टर में एंट्री डल। मान लो अगर आज अभी मैं यहाँ पे ऐसे शिप लगी हुई है, हम उस शिप के अंदर घुसे, तो ना एक रजिस्टर में पहले एंट्री करनी होती है, और उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये कोई जो लोग शिप के अंदर काम करते हैं और उनका होगा, तो उनका एक रजिस्टर, एक लॉग मेंटेन होता है। लाइक सपोजिंगली बाहरी शिप है, अगर आप अभी शिप पे बैठ जाओगे, तो आप पहले ये एक रजिस्टर है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उस पर आपने अपना एंट्री लिखी कि इतने बजे आप बैठ गए। ठीक है बच्चे? तो आज क्या डेट है? 21। टुडेज 21 Feb 26। आप अभी शिप में बैठे और आपने एंट्री भी कब डाली होगी? 21 Feb। बहुत अच्छी बात है। और ये शिप घूम फिर के दोबारा से जब वापस आई, तो जब आप उस शिप से उतरोगे, तो उतरते ही आप फिर दोबारा एंट्री डालो। कौन से? उसमें कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और आप कब आ गए मान लीजिए? 18 मार्च 26 को वापस आ गए। हाँ जी, नहीं इतना कोई ऐसा कोई नहीं। ठीक है। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ डेट ऑफ एंट्री, कि इसके अंदर जब आपने अपनी एंट्री डाली, एंड डेट ऑफ एग्जिट, ये कंटिन्यू डिस्चार्ज एग्जिट का ही डालोगे ना, कि उतर गए जी अब, इज कंसिडर्ड एज स्टेट आउटसाइड इंडिया। क्या हुआ? शादी हो गई। मैम की कौन सी मैम? मिंकी मैम। मिंकी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो मुझे। मिंकी मैम की शादी हो गई बच्चों, पता था या मतलब बिल्कुल नहीं। नहीं पता था? सरप्राइज हो गए बच्चे सारे। डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ एग्जिट इज कंसिडर्ड एज स्टेड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। मतलब मैं 21 तारीख क्या मानू, तुम इंडिया में हो या बाहर हो? आज 21 में तुम शिप में बिठा दूंगा मैं तुम्हें अभी, इसका मतलब तुम इंडिया में हो या बाहर हो? बाहर माना जाए। उल्टा है, वो प्लेन के अंदर वो अलग था, एंट्री और एग्जिट, इसमें माना जाएगा स्टेट आउटसाइड इंडिया। और जिस दिन आप आ रहे हो, कौन से दिन को आ रहे हो आप? 18 मार्च। 18 मार्च इंडिया में नहीं माना जाएगा, इंडिया में नहीं माना जाएगा 18 मार्च। अगर आपको ये बात क्लियर है, तो आप मुझे बता दीजिए ये साल कौन सा है? 25-26। आप मुझे बता दो इसके इंडिया के दिन कितने, देखते हैं आपका कितना दिमाग चल। मुझे 25-26 में इसके नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे बता दीजिए इन इंडिया। वेरी गुड, वेरी फास्ट। कैलकुलेशन फास्ट है आपकी, पर गलत है बेटा। कौन से साल का निकालना है आपने? 25 जनवरी। 25 जनवरी अप्रैल भी आता है, मई जून, है ना? सिर्फ ये नहीं ना भाई यहाँ जो घूम रहा है भैया बस इंडिया, आई मीन। मतलब ये जी, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, 25-26 में नंबर ऑफ डेज इन इंडिया 360। 415? वो इतने तो दिन नहीं होते मैडम। ओए क्या कर रहे हो यार तू यार, मतलब पहले आंसर दियो तो ना मिठाई रुकवा देता तुम्हारी। हाँ, कुछ था तो नहीं मिठाई में। एक साल में 415 दिन कैसे रुक जाएंगे मैडम? आप तो मतलब सबको ही रेजिडेंट बना दोगे। 25-26 का बताना है बच्चे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। हाँ हाँ, बस
से निकालना है ना, आज से 8 से 25 26 का क्या मतलब होता है? 8 से होता है 25 26। फाइनेंशियल ईयर 1 4 आगे बोलियो। 25 वेरी गुड। टिल 25 26 इस पीरियड में या इंडिया में बताइए। हाँ 375। अभी 365 दिन कैसे? 379 क्या हो गया बच्चों को? दवा वो मिठाई में कुछ खा दो नहीं। एक साल में तो दिन ही 365 होते हैं। जब तक मैं पढ़ाते रहता हूँ सब सही चल रहा होता है। जैसे ही मैं पूछता हूँ वो पता लगता है भाई ये क्या कर रहे हो भाई। सो इज इट यू शुड एटलीस्ट नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग। 324 चेक करता हूँ। कर सकते हो, बट उसमें बड़ा मतलब ऐसा रिस्की कैलकुलेशन ना हो जाए तो बेटर है। अप्रैल में कितने दिन इंडिया में रहे? अप्रैल में इंडिया में था या नहीं था? नहीं था। अप्रैल 25 में ऑब्वियसली था। इंडिया से ही तो बाहर जा रहा था ये। अप्रैल में इंडिया में, आप समझ रहे हो ना? अप्रैल 25 की बात कर रहा हूं। मई के अंदर इंडिया में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी इंडिया में है। फरवरी के कितने दिन इंडिया में है? एग्जैक्टली 21 को एंट्री है, मतलब 21 को इंडिया में नहीं है। फरवरी के 20 दिन ही है बस ये। फिर ये मार्च में आया कौन सी तारीख को? पर 18 को इंडिया में नहीं लूंगा तो कितने दिन रह गए? मार्च में 18 दिन नहीं है तो कितने दिन है? 13 डेज। 31 का होता है ना। टोटल कर दो ना बेटे, कितना आ रहा है? किसी का भी नहीं आया था ना। 339 था आपका। 339 डेज। प्लीज ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। प्लीज ये एग्जाम्पल लिखेगा प्लीज। डेज के हिसाब से ऐसे, और मैं आपको बता रहा हूँ एक भी दिन गलत हुआ तो सारे नंबर कट जाते हैं। हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। टाइम हो गया। अगली क्लास भी लगाएंगे इस पे। प्रैक्टिस की है मतलब अब कुछ कुछ भी नहीं बचा हुआ। वैसे आपको बता दूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहो तो सारे हो जाएंगे, बट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आधा पौन घंटा लगाएंगे। पूछ रहा हूँ मैडम, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स में से बोलिए। अदर सोर्स कर लेंगे कोई दिक्कत। ठीक है बच्चे, चलिए तो इतना रखते हैं जी। और आप कोई भी है जी, वैसे तो आप बच्चों ने सॉल्व करना था ये। सर नेक्स्ट क्लास में एक स्टार्ट क्लास हो में जाएगा स्टार्ट तो अदर 15 दिन सोर्स। हो गए, नई बात पता लग गई आज भी। नेक्स्ट चैप्टर क्या कह रहे दोस्त? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा अदर सोर्स। नहीं, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बट क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ जाता। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा अदर सोर्स। नहीं, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में ना ओके। रेजिडेंशियल स्टेटस की प्रैक्टिस कर लेंगे। सर जीएसटी में भी क्वेश्चंस का होता है या सिर्फ थ्योरी थ्योरी का ही होता है जीएसटी में? मेजरली थ्योरी होती है बट क्वेश्चंस भी होते ही हैं उसमें। जीएसटी में भी होता है। और मतलब थ्योरी ज्यादा होती है प्रैक्टिकल कम होता है? हाँ, उसमें ज्यादा थ्योरी होती है। ओके। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 बहुत।